अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, आफ़ियत से हैं और उनकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज 31 दिसंबर है और साल का आखिरी दिन है। तो हम लोग तमाम के तमाम लोग मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस आने वाले साल और ये जो साल शुरू होने वाला है, जो भी आने वाली घड़ियां हैं, उन घड़ियों में, उस साल में, उन दिनों में, उन रातों में, उन सुबहों में और उन शामों में हमें हर वक्त सलामती, कामयाबी और आफियत नसीब फरमाए। हम सबको हर ज़िल्लत, हर नाकामी, हर बुराई से और हर किस्म के हादसात से, बलाओं से बचाए। ये आने वाला साल, हर आने वाला लम्हा हमारे लिए बेहतर से बेहतर हो और हम सबकी हिफाजत हो। आप सबको ये नया आने वाला साल मुबारक हो। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम लोग आने वाले साल कोशिश करिएगा कि सारे के सारे वो काम करें जो अच्छे हों, पॉजिटिव हों और जो आपकी शख्सियत की तामीर में बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकें। अच्छा गाइस, आज की ये जो कहानी है, ये कहानी इमरान अली साहब की कहानी है और ये कहानी अब से ठीक 9 या 10 साल पुरानी है। ये बताते हैं कि ऐसे ही 31 दिसंबर की रात थी और हम लोग गुलशन म्यांमार से यानी अपने इस एरिया से वाटर पम्प जो कि हैदरी के पास मौजूद है, वहाँ पे गए हुए थे। क्योंकि वहाँ पे उस दौर में भी आतिशबाजी या न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशन है उसका इंतज़ाम किया जाता था। तो हम लोग जो भी यहाँ के दोस्त थे, 3-4 दोस्त मिलके बाइक्स पे या मुख्तलिफ तरीक़ों से वहाँ पे पहुँच जाया करते और रात को 2-3 कभी-कभी 4 बजे हम वापस आते। जहाँ तक शहर का ताल्लुक़ है या जहाँ तक आप कह सकते हैं कि वाटर पंप और उससे आगे का ताल्लुक़ है, तो वहाँ पे रौनक हुआ करती है। लेकिन जैसे ही आप पीछे आते हैं यानी सराब कोट, अल आसिफ और उससे आगे गुलशन मेहमान और आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो जैसे जैसे रात होती है, जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती हैं, तो इस इलाके में, इन एरियाज़ के अंदर रौनक कम हो जाती है और लोग आम तौर पे रात के टाइम में या मगरिब के बाद इन इलाकों में, इन एरियाज़ में आने से परहेज़ किया करते हैं। खैर, जब हम लोग गए थे तो हम 3-4 दोस्त थे, लेकिन जब वापसी का इरादा हुआ तो मैं और मेरा दोस्त वापसी आने पे आमादा थे। जबकि जो बाकी 2 दोस्त थे वो कहने लगे कि हमें मज़ीद आगे जाना है, अब तुम चाहो तो वापस चले जाओ, हम लोग यहाँ से किसी और जगह जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, रात के तकरीबन ढाई पौने 3 बजे का टाइम था। इससे ज़्यादा यहाँ पे रुकना या घर वालों की डांट बर्दाश्त करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मैंने उनको अलविदा कहा और अपने दोस्त को बाइक पे लेके सीधा अल आसिफ से म्यांमार की तरफ बढ़ता चला गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि जो स्कीम 33 से आगे गुलशन म्यांमार का एरिया था, वहाँ पे हमारी एक सोसाइटी मौजूद थी। और अगर आप उस दौर की बात करें तो कहने को उस दौर में भी एक बाउंड्री वॉल सोसाइटी थी। लेकिन हाँ, बाउंड्री जगह जगह से टूटी हुई थी और कोई भी कभी भी कहीं से भी अंदर दाखिल हो सकता था। खैर, जैसे ही हम अपनी सोसाइटी के करीब आए तो वहाँ दीवार के साथ मुझे ऐसा लगा कोई खड़ा हुआ है और जो भी खड़ा हुआ है उसने एक चादर के ज़रिए अपने जिस्म को या अपने सर को ढांप रखा है। आमतौर पे चरसी, मवाली, हिरोइनची या इस तरह के लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। या तो वो नशा कर रहे होते हैं या फिर कुछ चोरी करने के चक्कर में यहाँ पे जमा हो जाते हैं। और जैसे ही इन लोगों को मौका मिलता है तो ये चोरी करके यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। खैर, उस आदमी को देखने के बाद मैं चाहता था कि बाइक को स्लो करूं और उसके जाके करीब रोकूं और उससे पूछूं कि तू इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन पीछे जो मेरा दोस्त मौजूद था वो कहने लगा कि भाई सीधा चला, यानी किसी चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि मेरा दोस्त मना कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद मैंने ज़रा आगे जाके बाइक रोकी और बाइक को घुमा के उसकी जो लाइट थी वो उस आदमी के मुंह या उसकी तरफ करने लगा। अब जैसे ही मैंने बाइक घुमाई और इस बाइक की जो लाइट्स थी वो एग्जैक्टली उस आदमी के ऊपर पड़ना शुरू हुई, तो कुछ अजीब सा उसका हुलिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत ही पुराने, बहुत ही कदीम लंबे कपड़े पहन रखे हों। एक तो उसका कद भी लंबा था, दूसरी बात ये थी कि उसने एक लंबी सी चादर से अपने जिस्म को, ख़ास तौर पे सर और ऊपर के हिस्से को ढांप रखा था।
मैं मुसलसल मेरी बाइक की जो लाइट थी उसके ऊपर मार रहा था और उसको मुखातिब करके उससे कह रहा था कि अपने सर से चादर हटाओ। मेरे कहने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी बातों को, मेरे अल्फाज को नज़रअंदाज कर रहा है, या फिर वो अपने सर के ऊपर से चादर को नहीं हटाना चाहता। अब इसके पीछे ये भी हो सकता है कि वो यहीं इसी सोसाइटी का कोई लड़का हो जो चोरी के इरादे से या चर्च पीने के इरादे से यहाँ पे मौजूद हो, और वो नहीं चाहता हो कि हम उसकी शक्ल देखें या उसके बारे में जानें। अब ये बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन के अंदर मौजूद थीं, और इन्हीं वजूहात की बिना पे मैं अब लाजमी तौर पे चाहता था कि वो चादर अपने सर के ऊपर से हटाए। और जैसे ही वो चादर अपने सर के ऊपर से हटाएगा तो हकीकत हमारे सामने आ जाएगी। आप यकीन करेंगे, जब उसने 2-3 दफ़ा बोलने के ऊपर चादर नहीं हटाई तो मैंने सोचा कि मैं बाइक से उतरता हूँ और उसकी तरफ जाता हूँ और ज़बरदस्ती उसके चेहरे से चादर को हटाने की कोशिश करता हूँ। ये सोचने के बाद जैसे ही मैंने बाइक खड़ी की, मैंने और मेरे दोस्त ने उस आदमी की तरफ बढ़ना शुरू किया। तो आप यकीन करें कि देखते ही देखते जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, अब ऐसा लग रहा था उस आदमी का कद मज़ीद लंबा होना शुरू हो चुका है, या फिर जिस तरह से वो झुका हुआ था उसने अपने आप को सीधा करना शुरू कर दिया था। जैसे ही उस आदमी ने आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी कमर को सीधा करना शुरू किया तो अब उसके सर पे जो चादर मौजूद थी वो एकदम से नीचे जा गिरी। अब जैसे ही चादर उस आदमी के सर के ऊपर से नीचे गिरी तो जो मंजर मेरे और मेरे दोस्त की आंखों के सामने मौजूद था, मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा मंजर आप में से कोई भी कभी भी ना देखे। इस आदमी का धड़ मौजूद था जबकि सर और उससे ऊपर का जो हिस्सा है वो दिखाई नहीं दे रहा था। यानी हमारे सामने एक ऐसा आदमी मौजूद था जो सर के बगैर था, जिसे ज़बान ज़द आम में सरकटे के नाम से जाना जाता है। अब एक अजीब कैफियत, एक अजीब हालत, मैं और मेरा दोस्त इस सर्दी में भी कपकपा रहे थे और हमारे जिस्म से पसीने बाकायदा टपकना शुरू हो चुके थे। हमारे अंदर इतनी हिम्मत भी मौजूद नहीं थी कि हम अपनी बाइक पे बैठें और वहाँ से रफू चक्कर हो जाएं। अल्लाह जानते हैं कि तकरीबन 20 या 25 सेकंड तक मुसलसल ऐसे ही हम उसको देखते रहे। फिर इसी दौरानिए में पीछे से किसी गाड़ी की लाइट हमारे ऊपर या उसके ऊपर पड़ना शुरू हुई। अब जैसे ही पीछे से गाड़ी आना शुरू हुई तो हम लोगों ने, यानी मैंने और मेरे दोस्त ने, जब पलट के पीछे की तरफ देखा तो वाकई में हमारी सोसाइटी का एक आदमी था जो कि गाड़ी में सोसाइटी के करीब आ चुका था, और वो इसी रास्ते से गुजर के सोसाइटी के अंदर दाखिल होना चाहता था। अच्छी बात ये थी कि जब उसकी लाइट हमारे ऊपर पड़ी और हमने पीछे देखने के बाद जब दोबारा से उस तरफ देखा जहाँ पे वो सरकटा मौजूद था, अब वहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे जो सरकटा मौजूद था उसको या तो ज़मीन निगल चुकी है या फिर आसमान खा चुका है। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि हम वहाँ से जल्दी से बाइक पे बैठे और वहाँ से सीधा सोसाइटी के अंदर दाखिल हो गए। मैं अक्सर नाइट की जॉब किया करता हूँ। उसकी वजह ये नहीं है कि मुझे दिन में जागना पसंद नहीं है। उसकी वजह यह है कि मेरी मदर अकेली रहा करती हैं, और अब से तकरीबन 7 साल पहले मेरे फादर हम दोनों को छोड़ के इस दुनिया से जा चुके हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2019 और 20 चल रहा था और मैं अपने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स दे रहा था। तो जब मैं अपने इंटर के एग्ज़ाम्स दे रहा था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक कॉल सेंटर में जॉब किया करता था। ये जो कॉल सेंटर था वो बेसिकली, अगर आपने शफीक मोड़ का नाम सुना हो, उसके बिल्कुल सामने, यानी कि जहाँ पे फेडरल बी एरिया लगा करता है, उन्हीं किसी घरों में मेन रोड की एक बिल्डिंग थी, वहाँ पे मौजूद था। अब क्योंकि एक छोटा सा कॉल सेंटर था तो वहाँ पे 10-12 हज़ार रुपये तक बन जाते थे।
और ज़ाहिर सी बात है कि मेरी पॉकेट मनी के लिए या मेरी एजुकेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा काफ़ी थे। आम तौर पे जो मेरी जॉब की नेचर थी वो इस तरह से थी कि मैं शाम को 7 या 8 बजे तक जाता था और वापसी में रात के तकरीबन 3 साढ़े 3 बज जाया करते थे। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मेरा नाम सैफ है और मैं नॉर्थ कराची अंडर मोड़ पे रहा करता हूँ। जब मैं उस कॉल सेंटर में जॉब किया करता था तो क्योंकि मेरा जो रास्ता था वो बिल्कुल सीधा सीधा था, यानी कि मैं शफीक मोड़ से निकलता, सीधा नागन वाला ब्रिज लेता और वहाँ से अंडर मोड़ की तरफ आ जाया करता था। लेकिन मेरी जो मदर थी वो अक्सर मुझे मना किया करती थी कि ये जो रास्ता है यहाँ से नहीं आया करो। उसकी वजह ये थी कि इस एरिया में ख़ास तौर पे नागन चौरंगी से जो अंडर मोड़ का रास्ता है वहाँ पे अक्सर मोबाइल स्नैचिंग, चोरी डकैती और इस तरह की वारदात हुआ करती थीं। और ऐसे ही हुआ कि जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो एक दिन मेरा जो मोबाइल था वो स्नैच हो गया। अब मोबाइल स्नैच होने के बाद जाहिर सी बात है मुझे एक झटका लग चुका था, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि बजाय इसके कि मैं नागन के रास्ते से वापस आऊँ, मैं सीधा सखी हसन की तरफ जाता और वहाँ से फिर कलंदरिया के रास्ते से अपने घर की तरफ आया करता था। अब जब से मैंने वहाँ से वापस आना शुरू किया था तो मुझे कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें थी जो महसूस हुआ करती थीं। जैसे कि एक रात के तकरीबन 3 सवा 3 बजे का टाइम था और जैसे ही मैं कलंदरिया की तरफ मुड़ा, यानी सखी हसन से सीधा जाने लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि किसी औरत की चीखने की या चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। अब मुकम्मल तौर पे रोड पे सन्नाटा था, ना कोई गाड़ी मौजूद थी, ना ही करीबो जवार में लोग मौजूद थे। लेफ़्ट साइड पे बंगले मौजूद थे, जबकि सीधे हाथ पे बंगलों के पीछे कब्रिस्तान मौजूद था। अब ये जो मुसलसल चीखने की आवाज़ आ रही थी ये कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी और बाकायदा ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत है जो बहुत परेशानी की आलम में है, या अल्लाह ना करे उसके साथ कोई इस तरह का मामला पेश आया है जिसकी वजह से वो ना सिर्फ चीख रही है बल्कि फरियादें कर रही है कि कोई उसकी मदद के लिए पहुंच जाए। कुछ देर के लिए मैंने बाइक रोकी। बाइक रोकने के बाद इधर उधर का जायज़ा लिया और मेरे जहन में आया भी कि मैं राइट साइड पे मुड़ जाता हूँ, जहाँ पे कब्रिस्तान मौजूद है वहाँ जाके चेक करता हूँ, अल्लाह ना करे किसी की इज्जत को कोई ख़तरा मौजूद ना हो। और ऐसे ही हुआ कि मैंने अपनी जो बाइक थी उसको राइट साइड पे यानी कब्रिस्तान की तरफ यू टर्न के ज़रिए मोड़ दिया। अब जैसे ही मैं कब्रिस्तान के बिल्कुल क़रीब पहुंचा, यानी कि मेरे और कब्रिस्तान के दरमियान में तकरीबन 20 या 25 फीट का फासला मौजूद था, तो अब ये जो औरत की चीखने की आवाज़ थी ये एकदम से आना ख़त्म हो चुकी थी। अल्लाह जाने मेरे अंदर इतना हौसला कहाँ से आया था कि मैं इस कब्रिस्तान के सामने रात के 3 साढ़े 3 बजे न सिर्फ खड़ा हुआ था बल्कि मैं उस औरत की मदद करना चाहता था। खैर कुछ देर तक जब उस औरत की आवाज़ मज़ीद सुनाई नहीं दी तो मैंने बाइक को दोबारा से स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद सीधा वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गया। एक अजीब बात थी कि उस पूरी रात यानी जो भी टाइम बचा था ना मुझे नींद आ सकी, बल्कि मुझे अपने बेड पे अपने गद्दे के ऊपर भी उस औरत की चीखने की आवाज़ें मुसलसल सुनाई दे रही थीं और वाकई में मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई जहनी मरीज़ हो चुका हूँ, क्योंकि जब मैं कब्रिस्तान की तरफ गया था तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही अपने घर आया तो दोबारा से उसकी चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। जैसे तैसे ये रात गुजर गई और इत्तफाक से जो अगले दिन थे, अगले 2 दिन तक ना सिर्फ हमारी छुट्टी थी बल्कि मुझे इत्तफाक से इस रोड से ना जाना हुआ और ना ही आना हुआ। अब 2 दिन के बाद यानी कि मंडे के दिन जब मैं दोबारा से अपने ऑफिस के काम निपटा के 3 साढ़े 3 बजे वापसी के लिए निकला तो आज मुझे पहले से ही खौफ महसूस हो रहा था और मैं नहीं चाहता था कि मेरा सामना किसी ऐसी मखलूक से हो जिसको मैं देख के अपने होश गंवा बैठूं। बहरहाल अगर सीधा जाता तो चोरी डकैती का चक्कर था, बेहतर यही था कि मैं सखी हसन से राइट लूं और सीधा कलंदरिया की तरफ बढ़ता चला जाऊं।
मैं बाइक को चौथे गियर में भगा रहा था और मेरी पूरी कोशिश थी कि 2 मिनट के अंदर अंदर सखी हसन से कलंदरिया तक पहुंच सकूं। अब जैसे ही मैं हैप्पी पैलेस स्कूल के बिल्कुल सामने पहुंचा तो मुझे एकदम से दोबारा से उस औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। अब जैसे ही उस औरत की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी तो मैं चाहने के बावजूद भी ना वहाँ पे रुकना चाहता था, ना ही उस औरत की मदद करना चाहता था। आज मैं मुसलसल बाइक को भगा रहा था और मैं किसी भी किस्म का मसला अफोर्ड नहीं कर सकता था। जैसे ही मैं वहाँ से मज़ीद आगे आया तो उस दौर में यहाँ पे ब्रिज मौजूद नहीं था, बल्कि जहाँ पे रोड ख़त्म हुआ करता था वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एक बहुत ही बड़ा सा पार्क मौजूद था और उस पार्क के सामने बहुत सारा कचरा पड़ा होता था। जैसे ही मैं उस पार्क के करीब पहुंचा, यानी कि लेफ़्ट साइड पे बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था, मुझे वहां पहुंचते ही 2 बच्चों की रोने की या चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। ये जो आवाज़ें थीं ये इतनी वाज़ेह आवाज़ें थीं कि बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा था कि एक से ज़्यादा बच्चे या कम से कम 2 बच्चे बहुत ही बुरी तरह चीख चीख के रो रहे हैं। बहरहाल जैसे ही मैंने इन आवाज़ों को सुना तो मैंने कचरे की तरफ देखा, लेकिन उस कचरे के पास ना कुछ मौजूद था, ना ही बच्चे मौजूद थे। अब कचरे की तरफ देखने के बाद जब मैंने दोबारा से सामने देखना शुरू किया और मैं सीधा कलंदरिया की तरफ बढ़ता चला गया तो मैंने देखा कि मेन कलंदरिया चौरंगी से आप समझ लें 10 या 15 फीट पहले 2 छोटे छोटे बच्चे जो कि मुश्किल से 8 या 10 महीने के होंगे, या आप कह सकते हैं कि 1 साल के होंगे, वो बाकायदा रोड के ऊपर लेटे हुए हैं और ना सिर्फ लेटे हुए हैं, बहुत बुरी तरह चीख चीख के रो रहे हैं। अब इस मेन रोड पे इन बच्चों का, इतने छोटे बच्चों का इतनी रात में मौजूद होना, ये मेरी समझ से बाहर था। पहले मैं समझा कि शायद ये जैसे मांगने वाली होती हैं या बेचारी कुछ इस तरह की ख़वातीन हैं जिनके घर मौजूद नहीं है, शायद ये उनकी फैमिली के बच्चे हों और उन्होंने रोड पे लिटा दिया हो। लेकिन ये कैसे खुदगर्ज माँ बाप थे, ये कैसी माँ थी जो इतने छोटे बच्चों को रोड पे छोड़ के ना सिर्फ चली गई थी, बल्कि उसने खबर भी नहीं ली थी कि बच्चों के ऊपर अल्लाह ना करे कोई गाड़ी चढ़ जाए या उनकी डेथ हो जाए। अब जैसे ही मैंने उन 2 बच्चों को देखा तो अल्टीमेटली मैंने बाइक की स्पीड को स्लो किया और बिल्कुल उन बच्चों के बराबर में आके खड़ा हो गया। अब तक मैं इन बच्चों को नॉर्मल समझ रहा था और मुझे लग रहा था जैसे ये इंसान के बच्चे हैं। जैसे ही मैंने बाइक उन बच्चों के बराबर में आके रोकी, आप यकीन करें कि जब मेरी नज़र उनकी शक्लों पे पड़ी तो उनकी जो शक्लें थीं वो बहुत ही खौफनाक शक्लें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन बच्चों के जो चेहरे हैं वो जले हुए हैं और इसके साथ साथ उनकी जो आंखें थीं, उनकी जो आई बॉल्स थीं, वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद थीं। जैसे ही मेरी नज़र उनके चेहरे पे या उनकी आंखों पे पड़ी तो मैंने फ़ौरन से बाइक को स्टार्ट किया और दोबारा से दौड़ाना शुरू कर दिया। हालांकि उस पॉइंट से मेरे घर का जो रास्ता था मुश्किल से 3 या 4 मिनट का रास्ता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे 3 या 4 महीने का रास्ता है और मैं इतने डिस्टेंस पे आ चुका हूँ। अल्लाह का शुक्र, जैसे तैसे गिरते पड़ते जब मैं अपने घर पहुँचा तो मैंने अपने घर पहुँच के सुकून का सांस लिया। लेकिन जब मैं सोने के लिए लेटा तो मुसलसल मुझे महसूस हो रहा था जैसे कि मेरे कमरे में कोई मौजूद है और मुसलसल मूव कर रहा है। इसी दौरानिए में न सिर्फ मुझे शदीद बुखार हो चुका था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरी तबीयत बतदरीज ख़राब से ख़राब होती चली जा रही है। ये पूरी रात मैंने बहुत ही बेचैनी के आलम में गुजारी और सुबह जब मेरी मदर उठ के मेरे पास आई तो मैंने उनको बताया कि रात में मैंने इस तरह से 2 बच्चों को देखा है। अब मेरी मदर ने जब मेरा टेम्परेचर चेक किया तो उनको भी अंदाज़ा हो चुका था कि मुझे शदीद बुखार हुआ है। खैर उसके बाद जो मेरी मदर थी उन्होंने मुझ पर दम दरूद किया, उसके अलावा मुझे मेडिसिन दी। तब कहीं जाके 2 से 3 दिन में मेरी जो तबीयत थी वो कदरे बेहतर हुई। अब मैं उस दौर में, उस एज में, ख़ास तौर पे उस ईयर में
अपनी इस जॉब को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि एक तो वैसे ही फादर मौजूद नहीं थे, दूसरा मैं चाहता था कि मैं अपने कदमों पे खड़ा हूँ और जो भी मेरे तालीमी अखराजात हैं मैं उनको खुद ही पूरा करूँ। बहरहाल मेरी जो मदर थी वो इंसिस्ट कर रही थी कि ऐसी जॉब करने का या यहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे अंदाज़ा था कि अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो मेरी मदर मज़ीद परेशान हो जाएंगी। खैर 2-4 दिन इसी तरह गुजरे और जब मेरी तबीयत कदरे बेहतर हुई तो मैंने दोबारा से ऑफिस जाना आना शुरू कर दिया। अब मैंने जो रास्ता था उसको मज़ीद चेंज कर लिया था। अगर आप नागन चौरंगी से सखी हसन की तरफ आते हैं तो राइट साइड पे एक बहुत बड़ा बैंक आया करता है। अक्सर मैं ऐसा करता कि मैं सखी हसन से गाड़ी घुमाता और वापस उस बैंक की तरफ आता और उस बैंक वाली गली से सीधा अंडर मोड़ की तरफ चला जाता। अब इसी तरह 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे और तकरीबन 1 हफ्ते तक सब कुछ नॉर्मल रहा। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं नागन चौरंगी से जब सखी हसन पहुंचा तो जैसे ही मैंने यू टर्न घुमाया तो ये जो जाने वाला रोड था, इवन के सर्विस रोड भी जो था वो खुदा हुआ था, यानी कि यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं था। अगर आपने अंडर मोड़ जाना है तो आपको कलंदरिया जाना पड़ेगा या फिर बैक साइड पे जो गलियाँ मौजूद हैं उन गलियों से होते हुए आपको अंडर मोड़ की तरफ जाना पड़ेगा। काफ़ी देर तक मैं वहाँ पे खड़ा रहा और सोचता रहा कि करूँ तो क्या करूँ। बहरहाल उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि जो पहली वाली गली है, यानी जो सीधे हाथ पे सर्विस रोड के साथ गली मौजूद है, इस गली में जाता हूँ। यहाँ से जैसे तैसे घूमता फिरता अंडर मोड़ तक पहुँच जाऊँगा। अब जैसे ही मैंने गली के अंदर गाड़ी घुमाई, अब ये लंबी लंबी गलियाँ हैं और इनमें आमतौर पे कोने पे गार्ड्स बैठे हुए होते हैं, लेकिन इत्तेफाक से उस रात वहाँ पे कोई भी गार्ड मौजूद नहीं था। या हो सकता है कि गार्ड बैठा हो और वो चौकी के अंदर हो। खैर जैसे ही मैं गली से अंदर की तरफ आया तो लेफ्ट साइड पे एक टर्न आता है, वहाँ पे 2-3 पेड़ लगे हुए हैं। मुझे दूर से ही लगा कि वो जो पेड़ है उस पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है। अब क्योंकि ये बेंगलोर्स थे तो मुझे लगा हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर हो या हो सकता है गार्ड की फैमिली की कोई औरत हो। लिहाजा मैं बाइक चलाता रहा और बाइक चलाते चलाते जब मैं उस पॉइंट पे पहुंचा जहां पे वो औरत या वो लड़की बैठी हुई थी तो मैंने देखा कि रेड कलर के लिबास में, बाकायदा आप कह सकते हैं कि दुल्हन के ड्रेस में, एक लड़की पेड़ के नीचे बैठी हुई है और बाकायदा उसने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ है, बहुत ज़्यादा उसने ज्वेलरी का इस्तेमाल किया हुआ है। ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे वो कोई आम लड़की है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुल्हन है और शादी से सीधी यहाँ पे आ गई है। अब जैसे ही मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो वो जो लड़की थी उसने भी मेरी तरफ देखा। अब जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उस लड़की ने हाथ से इशारा किया। अब मैं एक कन्फ्यूजन के आलम में था कि इसके पास जाऊं या ना जाऊं। इतनी रात में किसी दुल्हन का इस तरह से इस पेड़ के नीचे बैठना, ये मेरी समझ से बाहर था। बहरहाल जैसे ही मैंने बाइक उसके आगे से गुजारी तो एकदम से वो जो लड़की थी वो खड़ी हो गई। जैसे ही वो खड़ी हुई तो उसने लिफ्ट मांगने का इशारा किया। अब जैसे ही उसने लिफ्ट मांगने का इशारा किया तो पता नहीं अल्लाह जाने मेरे जहन में क्या आया कि मैंने मेरी जो बाइक थी उसको प्रॉपर्ली बंद कर दिया। अब जैसे ही मेरी गाड़ी बंद हुई तो जो लड़की थी आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रही थी, इन कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो खूबसूरत चेहरा है, एकदम से उसके चेहरे की जो खूबसूरती है वो ना सिर्फ ख़त्म होती चली जा रही है, बल्कि जैसे जैसे वो करीब आ रही है वैसे वैसे ऐसा लग रहा है जैसे उसका जो चेहरा है वो बहुत ही खौफनाक चेहरा है। इन कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर मैंने जब उसकी आंखों पे गौर किया तो उसकी जो आंखें थीं वो बहुत ज़्यादा स्पार्क कर रही थीं और उसकी आंखों के गिर्द बहुत गहरे गहरे हल्के मौजूद थे। इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र एकदम से उसके पैरों पे पड़ी तो मैंने देखा कि उसके जो पाँव हैं
ऐसा लग रहा है कि उसके पाँव पे बहुत गहरे गहरे, बहुत ही अजीब से ज़ख्म मौजूद हैं। यानी उसके पाँव से खून रस रहा था और एक अजीब सूरत-हाल थी जो मेरे सामने मौजूद थी। अब मुझे थोड़ा-सा अंदाज़ा हो चुका था कि जो लड़की है ये कम से कम कोई आम लड़की नहीं है। मैंने फ़ौरन से दोबारा से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश के बावजूद भी ना किक लग रही थी, ना ही बाइक स्टार्ट हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि बस मेरा जो आखिरी वक्त है वो करीब आ चुका है। मेरे जहन में ये भी नहीं आ रहा था कि मैं कोई आयतुल कुर्सी पढ़ लूँ, कोई कुरानी सूरत पढ़ लूँ। बस मैं एक अजीब सी फिज़िकल कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह यहाँ से भाग सकूँ। जब वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई तो उसने एकदम से उसका जो हाथ था मेरी तरफ बढ़ाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने हाथ को मेरे कंधों पे रखना चाहती है। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे की तरफ किया और मेरी नज़र उसकी उंगलियों पे पड़ी, तो मैंने देखा कि उसकी जो उंगलियां हैं वो 5 के बजाय 3 उंगलियां हैं और उसकी जो उंगलियां हैं वो बहुत ही लंबी, बहुत ही पतली उंगलियां हैं। बस जब मैंने ये मंजर देखा तो उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैंने एक ज़ोर से चीख मारी और मैं वहीं पे गिर के बेहोश हो गया। एक अच्छी बात ये थी कि जो मेरी मदर थी वो हमेशा कहा करती थी कि अपनी जेब में अपना वॉलेट या अपना शनाख्ती कार्ड ज़रूर रखा करो। अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो आपके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ मौजूद होनी चाहिए जिसके ज़रिए आपकी पहचान की जा सके। जब मेरी आँख खुली, मुझे होश आया तो करीबी जो एक अस्पताल है मैं उसके अंदर मौजूद था और मेरे सामने मेरी मदर खड़ी हुई थी, एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था और इसके अलावा 2-4 जानने वाले यानी दोस्त यार थे। मेरी मदर ने बताया कि ये जो गार्ड तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, ये गार्ड उसी गली में वहाँ पे ही जॉब किया करता है। इसको एकदम से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी और जब इसको चीखने की आवाज़ सुनाई दी तो अल्टीमेटली ये गली के अंदर आया और जब ये गली के अंदर आया तो इसने देखा कि दरख्त के करीब तुम्हारी बाइक खड़ी भी है और तुम नीचे ज़मीन पे पड़े हुए हो। गार्ड को लगा कि शायद कोई चोरी डकैती का सिलसिला था या हो सकता है कोई मोबाइल स्नैचर हो जो इससे मोबाइल स्नैच करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जब गार्ड करीब आया तो तुम्हारे पास मोबाइल भी मौजूद था, वॉलेट मौजूद था। खैर उसने फ़ौरन से एम्बुलेंस को कॉल की और एम्बुलेंस आई और तुम्हें अस्पताल ले जाया गया। तकरीबन 2 से 3 दिन तक मुझे शदीद बुखार रहा। इस दौरानिए में जो करीबी मस्जिद थी वहाँ के जो मौज़िन साहब थे वो रोज़ाना हमारे घर पे आया करते थे और ना सिर्फ आया करते थे, हमारे पास आने के बाद मुझ पे दम दुरूद किया करते थे। इस वाक़ये को थोड़ा टाइम गुजर चुका है, लेकिन जैसे ही मुझे ये सारे वाक़यात याद आया करते हैं तो ना सिर्फ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बल्कि खौफ की वजह से मेरे जिस्म पे कपकपी तारी हो जाती है। उसके बाद से मैंने, मेरी मदर ने, मेरे तमाम दोस्तों ने, बल्कि आप समझ लें मेरे जो करीब व जवार के घर थे, उन सारे लोगों ने तौबा कर ली थी कि रात के औकात में ख़ास तौर पे सखी हसन वाली जो पट्टी है जहाँ पे कब्रिस्तान मौजूद है, उसकी तरफ से या उसके करीब से न कभी गुजरेंगे, न गलती से उस तरफ देखेंगे। अच्छा, ये जो स्टोरी है ये बताती है कि ये जो भी वाक़यात थे ये 1996-97 में इनके भाई के साथ पेश आए थे। इनके भाई क्योंकि इंटरमीडिएट कर चुके थे और ये चाहते थे कि फ़र्दर एजुकेशन जब ये हासिल करें तो इनको अपने घर से पैसे ना लेने पड़ें, जो कि आम तौर पे हुआ करता है कि अक्सर लोग जब इंटर कर लेते हैं तो वो नहीं चाहते कि वो अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन बने। काफ़ी कोशिशों के बाद इनको एक जॉब बताई गई और इस जॉब की जो टाइमिंग थी वो शाम के 4 बजे से रात के 12 बजे तक थी। लेकिन हर तीसरे दिन ऐसा हुआ करता था कि इनको एक्स्ट्रा 1 घंटे या 2 घंटे रुकना पड़ता था। एक्स्ट्रा रुकने का मसला नहीं था, इनके साथ 1 या 2 कोलीग हुआ करते थे
लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे पेश आती थी जब इनको अकेले उस ऑफिस में, उस पुरानी बिल्डिंग में रुकना पड़ता था। ये बताती हैं कि इनके भाई के मुताबिक एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम था और मुझे बताया गया कि आज कुछ एक्स्ट्रा काम है और जो ये एक्स्ट्रा काम है वो आपको ही अकेले अंजाम देना है। और मेरा ख्याल था कि अगर मैं इस काम को कंप्लीट करता हूँ तो रात के कम से कम 2 बज जाएंगे और जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो हो सकता है मुझे ट्रांसपोर्ट ना मिले और घर पहुँचने में दुश्वारी का सामना करना पड़े। अब नई नई जॉब थी और मैं नहीं चाहता था कि मुझे जॉब से निकाल दिया जाए, क्योंकि जो भी पैसे मुझे मिलने वाले थे वो मेरी अपनी ज़ात पे या मेरी अपनी पढ़ाई पे खर्च होने वाले थे। खैर, मैंने ना चाहते हुए भी कड़वा घूंट पिया और जो कुछ मुझे कहा गया मैं वो करने के लिए तैयार हो गया। तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे तक जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सारे के सारे जा चुके थे और इस बिल्डिंग के अंदर 8th फ्लोर के ऊपर यानी टॉप फ्लोर पे मैं अकेला बैठा हुआ था। मेरी जो चेयर थी वो इस तरह से थी कि मेरी चेयर के बिल्कुल बराबर में विंडो थी या बाहर का हिस्सा नज़र आया करता था। अब क्योंकि मुझे भी झांका ताकी का शौक़ था या मुझे भी अच्छा लगता था कि मैं कोने की तरफ बैठूं ताकि मुझे बाहर की तरफ का हिस्सा आसानी से नज़र आ सके। मेरा जो फोकस था वो अपने डॉक्यूमेंट्स की तरफ था और मैं मुसलसल अपना काम कर रहा था कि इसी दौरानिए में मुझे ऐसा लगा कि जो मेरे बिल्कुल बराबर वाली चेयर है, यानी कि जहाँ पे अभी कुछ देर पहले मेरा कोलिग बैठा हुआ था, वो एकदम से मूव हुई है। अब चेयर का खुद ब खुद मूव होना ये एक अजीब सी बात थी और मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा वहम है या क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा है। अपने आप को समझाने के बाद मैं दोबारा से अपनी फाइलिंग करने लगा कि जो भी काम मुझे दिया गया था उसको कंप्लीट करने लगा। अब थोड़ी देर बाद मुझे दोबारा से ऐसा लगा कि जो चेयर है ये बाकायदा पीछे की तरफ हुई है। अब जैसे ही चेयर दोबारा से पीछे की तरफ हुई तो अब मुझे थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ, क्योंकि मैं मुसलसल काम के साथ साथ इस चेयर को भी ऑब्जर्व कर रहा था और वाकई में ये जो चेयर थी ये तकरीबन 3 से 4 इंच पीछे हुई थी। अभी जबकि मैं चेयर के पीछे होने पे गौर कर रहा था या इसके असबाब जानने की कोशिश कर रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि एकदम से ये जो गेट है यानी जहाँ से हम बाहर निकला करते हैं उस गेट के सामने से जल्दी से कोई गुजरा है और जो भी गेट के सामने से गुजरा था वो बहुत तेज़ी से गुजरा था और इतनी तेज़ी से गुजरा था कि बस एहसास हुआ जैसे कि कोई गुजरा है। अब मैं ऑलरेडी टॉप फ्लोर पे था, अकेले बैठा हुआ था और सारे के सारे लोग जा चुके थे। हाँ, बाहर की तरफ एक गार्ड था जो हमारी सिक्योरिटी के लिए या इस बिल्डिंग के लिए रखा गया था। खैर, जब मुझे बाकायदा लगा कि कोई सामने से गुजरा है तो मैं ना सिर्फ अपनी सीट से खड़ा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ने लगा। अब जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ रहा था और मेरा जो मुंह था वो गेट की तरफ था, तो इससे पहले कि मैं गेट के करीब पहुंचता या वहां जाके झांकता, मैंने देखा कि एकदम से जो वॉशरूम है वहां का टैप ऑन हुआ है। अब मेरे अलावा इस ऑफिस में कोई भी मौजूद नहीं था। वॉशरूम के नलके का खुद ब खुद खुलना या वहां से पानी गिरना ये बड़ी अजीब सी बात थी। अब मेरा जो फोकस था वो डाइवर्ट हो चुका था। एक तरफ मुझे लग रहा था कि पीछे कोई है, दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था कि सामने से कोई गुजरा था और तीसरी बात, वॉशरूम में ये जो नल खुला था उसका पानी गिरना शुरू हो चुका था। एक अजीब खौफनाक सूरत-ए-हाल थी जो मेरे सामने मौजूद थी और मैं चाहने के बावजूद भी अपनी जगह से ना आगे बढ़ पा रहा था ना ही मैं पीछे आ पा रहा था और मेरी समझ से बाहर था कि मैं करूं तो क्या करूं। इतना तो मुझे यकीन था कि अब इस ऑफिस में या इस जगह मजीद रुकना खतरे से खाली नहीं है। बहरहाल तकरीबन 3 या 4 मिनट तक मैं अपनी जगह खड़ा रहा और सराउंडेड की जो भी मूवमेंट थी या जो भी आवाज़ें थी उनको महसूस करने लगा। 3-4 मिनट तक मुकम्मल खामोशी थी और ऐसा लग रहा था जैसे चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं।
अब जब मुझे यकीन हो चला कि सब कुछ नॉर्मल है, तो बजाय इसके मैं बाहर निकलता, मैं फ़ौरन से दोबारा अपनी सीट पे बैठा और मैंने आयतल कुर्सी पढ़ के जो भी मेरा काम था वो करना शुरू कर दिया। मैं खुद भी हैरान हूँ कि मेरे अंदर इतना जज्बा कहाँ से आ गया था, या मैं इतना बहादुर भला उस एज में कैसे हो गया था कि इतना सब कुछ देखने के बाद या सुनने के बाद या महसूस करने के बाद मैं फिर भी उसी सीट पे काम करने के लिए बैठ चुका था। 15 या 20 मिनट बड़े सुकून से गुजरे और ऐसा लग रहा था सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। खैर, मेरा जो काम था वो तकरीबन 1 या 1.5 घंटे का काम था और मैं कोशिश कर रहा था कि जितना जल्दी हो सकता है इस काम को निपटाऊं और यहाँ से बाहर निकलूं। कि इसी दौरानिए में मुझे दोबारा से महसूस हुआ कि जैसे कोई वजूद है जो बहुत तेज़ी के साथ लेफ़्ट वाले रूम से, यानी लेफ़्ट साइड से निकला है और वॉशरूम के अंदर दाखिल हुआ है। अब ये जो मैंने देखा था ये कॉर्नर ऑफ द आई से देखा था, मैंने अपनी आंखों से बराह रास्त नहीं देखा था, तो आप इसको वहम भी करार दे सकते हैं। खैर, जब मुझे यह एहसास हुआ कि जैसे कोई गुजरा है, तो मैं फ़ौरन से उस तरफ देखने लगा। अभी जबकि मैं उस तरफ देख रहा था तो मेरी आंखों के सामने सामने मैंने देखा कि एक लड़की जो कि बरहना है वो लेफ़्ट साइड वाले कमरे से ना सिर्फ निकली है, बल्कि मेरी आंखों के सामने सामने वो वॉशरूम की तरफ या किचन की तरफ दौड़ती हुई गई है। अब जैसे ही मैंने ये मंजर देखा तो मैं फ़ौरन से अपनी सीट से खड़ा हुआ और मेरी कोशिश थी कि अब यहाँ से बाहर निकलूं। खैर, जैसे तैसे गिरता पड़ता जब मैं गेट के करीब पहुंचा और गेट खोलने लगा, तो इसी दौरानिए में मुझे ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से मेरी तरफ चलना शुरू किया है। आहिस्ता आहिस्ता मुझे ज़मीन पे पाँव रखने की आवाज़ आ रही थी और मुझे यकीन था कि ये वही लड़की है जो अभी मुझे नज़र आई थी, वो मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही है। खैर, मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद जब मैं पलटा ताकि दरवाजे को बंद कर सकूं, तो मेरी नज़र बैक साइड पे यानी मेरी पिछली तरफ पड़ी। तो मैंने देखा कि वही लड़की जो बरहना हालत में मुझे नज़र आई थी वो एकदम से गेट की तरफ आ रही है, जैसे कि वो मेरी तरफ बढ़ रही हो। उसकी जो शक्ल है वो बड़ी सूजी हुई अजीब सी शक्ल है और ऐसा लग रहा है कि उसके चेहरे पे जगह जगह जख्म मौजूद हैं। इसके साथ साथ उसकी जो आंखें थीं, उन आंखों से न सिर्फ खून निकल रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में खून उतर चुका है। बस ये 1 या 2 सेकंड का व्यू था जो मैंने उस लड़की का देखा था। इसी दौरानिए में जैसे ही गेट बंद हुआ तो मैं स्टेयर से भागता हुआ नीचे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे तैसे गिरता पड़ता जब मैं नीचे आया तो गार्ड ने मेरी हालत देखी, तो वो ये समझा कि शायद कोई चोरी चकारी का चक्कर है या कोई चोर मेरे पीछे लग चुका है। वो जल्दी से गन लेके मेरी तरफ बढ़ा और उसने चलते चलते मुझसे पूछा कि साहब, खैरियत तो है? बहरहाल मैंने उसको कहा कि वापस बाहर आओ, और मेरे कहने पे जब वो बाहर की तरफ आया तो 10-15 मिनट तक मैं उसके साथ खड़ा रहा, और जब मेरे औसान बहाल हुए या मेरी तबीयत बेहतर हुई तो मैंने उस गार्ड के साथ ये जो वाकया था ये सारा का सारा डिस्कस किया। ये सुनने के बाद वो जो गार्ड था वो कहने लगा कि मैंने खुद तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, मुझसे पहले जो गार्ड यहाँ पे काम किया करता था वो बताता था कि अब से तकरीबन 5 या 6 साल पहले किसी लड़की को यहाँ पे लाया गया था और यहाँ लाने के बाद उसकी जो है इज्जत लूटी गई थी, जिसकी वजह से उस लड़की ने उसी हालत में जिस हालत में वो मौजूद थी बिल्डिंग की छत से कूद के ना सिर्फ अपनी जान दे दी थी, बल्कि उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने उस लड़की को या उसकी बदरू को यहाँ पे अपनी आंखों से देखा है। खैर, इसके बाद से इन्होंने तौबा कर ली थी कि ऑफिस में ना ये एक्स्ट्रा टाइम रुकेंगे और ना ही अकेले रुकने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जितने भी अरसे इनके भाई ने वहाँ पे जॉब की तो वो कोशिश करते थे कि छुट्टी होने से 5 या 10 मिनट पहले अपना जो भी काम है उसको कंप्लीट करें और बाकी लोगों के साथ साथ इस ऑफिस से ना सिर्फ बाहर निकल जाएं, बल्कि खैरियत से
अपने घर पहुंच सकें। ये स्टोरी हमें मिस असमत ने कराची से ही शेयर की है और ये जो वाकया था ये इनके अपने साथ पेश आया था। ये बताती है कि इनका जो ताल्लुक है वो मौजूदा दौर में एक एनजीओ से है और जब ये वाकया इनके साथ पेश आया था तो ये किसी और एनजीओ के साथ काम किया करती थी। अब इनका जो नेचर ऑफ वर्क था उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। इनको अक्सर बाहर भी जाना होता था, मार्केटिंग करनी होती थी, लोगों से मिलना होता था और फंड रेजिंग के लिए बहुत सारे काम करने होते थे। तो इसी तरह एक प्रोग्राम था जो कि आर्ट्स काउंसिल में था और ये बताती हैं कि जब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बज चुके थे। अब जब ये आर्ट्स काउंसिल से अपने घर जाने के लिए निकली तो इन्होंने बाहर निकल के एक रक्षा पकड़ा और रक्षे में बैठ के अपने घर की तरफ जाने लगी। ये बताती है कि इनका जो घर था वो उस दौर में गुलशन मेमार के अंदर मौजूद था। तो वहाँ से यानी आर्ट्स काउंसिल से गुलशन मेमार का जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता था। ये बताती हैं कि पूरे रास्ते सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही हम गुलशन मेमार के अंदर एंटर होने वाले थे या इनकी जो भी सोसाइटी थी वो शुरू होने वाली थी तो उससे तकरीबन 10 या 15 मिनट के फासले पे ये जो रक्षा था एकदम से ख़राब हो गया। अब जो लोग गुलशन मेमार में रहा करते हैं उनको अंदाज़ा है कि आज के दौर में भी गुलशन मेमार में बहुत ज़्यादा सन्नाटा हुआ करता है और ये जिस दौर का वाकया था उस दौर में अगर आप गुलशन मेमार की बात करें तो अक्सर टैक्सी वाले या रक्शे वाले वहाँ जाने से मना कर दिया करते थे। खैर जहाँ पे ये रक्षा ख़राब हुआ था ये मुकम्मल तौर पे वीरान जगह थी। चारों तरफ मुख्तलिफ झाड़ियाँ मौजूद थीं और बीच में एक रोड था जो सीधा इनकी सोसाइटी की तरफ जा रहा था। ये जो रक्षे वाला था ये इनसे कहने भी लगा कि मैडम थोड़ा वेट कर लें, हो सकता है कि रक्षा स्टार्ट हो जाए और अगर ये स्टार्ट हो गया तो मैं आपको आपके घर के अंदर आपकी जगह पे छोड़ के आ जाऊंगा। अब क्योंकि इनको लग रहा था कि रक्षे में बहुत लंबा काम है और शायद ये स्टार्ट ना हो सके तो ये अपने तौर पे वहाँ से पैदल निकली। इनका ख्याल था कि 20 या 25 मिनट पैदल चलने के बाद ये अपने एरिया में या अपनी सोसाइटी में एंटर हो जाएंगी। ये बताती हैं कि जैसे ही मैंने 5 या 7 मिनट का रास्ता तय किया तो मुझे ऐसा लगा कि जो लेफ़्ट साइड पे बहुत सारी झाड़ियाँ मौजूद हैं उन झाड़ियों के अंदर कोई मूवमेंट हो रही है। अब ऐसा आमतौर पे जब हुआ करता था जब कोई जानवर, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता झाड़ियों के अंदर मूव किया करता था तो झाड़ियाँ ना सिर्फ हिला करती थीं बल्कि एक आवाज़ थी जो सबको सुनाई देती थी। अब इनको यही लगा कि हो सकता है कोई बिल्ली हो, कोई जानवर हो जो झाड़ियों के अंदर मौजूद हो। खैर ये बताती हैं कि ये जो आवाज़ थी ये आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ती चली जा रही थी और अब लग रहा था कि कोई भारी भरकम वजूद है जो इन झाड़ियों की बैक साइड पे मौजूद है। अभी जबकि इनका ध्यान झाड़ियों की तरफ था तो ये बताती हैं कि एकदम से जब मैंने सामने की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक औरत 2 बच्चों के हमरा सामने रोड की तरफ से इनकी तरफ चलती हुई आ रही है। और अजीब बात यह है कि ये औरत 2 बच्चों के हमरा ना सिर्फ नंगे पैर है बल्कि इन तीनों के कपड़े देख के या इनका हुलिया देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई मांगने वाली औरत है और वो अपने बच्चों के हमरा इनके पास मांगने के लिए बढ़ती चली आ रही है। खैर जैसे जैसे ये औरत इनके बिल्कुल करीब आ रही थी या इनकी तरफ बढ़ती चली जा रही थी ये बताती हैं कि देखते ही देखते ये जो औरत थी ना सिर्फ इसका बल्कि इसके साथ जो बच्चे मौजूद थे इन तीनों का जो कद था वो आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ता चला जा रहा था। जब पहली दफ़ा मेरी उस पर नज़र पड़ी थी तो वो वैसे ही 5 साढ़े 5 फीट की लग रही थी, लेकिन अगले तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर ऐसा लगने लगा था जैसे उसकी जो हाइट है वो 5 साढ़े 5 फीट से 8 साढ़े 8 फीट में तब्दील हो चुकी है। अब किसी औरत के कद का एकदम से बढ़ जाना
और वो भी 1 मिनट के अंदर अंदर बढ़ जाना। यकीनन ये जो बात थी ये नॉर्मल बात नहीं थी। अब इनको अंदाज़ा हो चुका था कि इनके सामने जो भी मखलूक है वो कम से कम इंसान नहीं है। ये बताती है कि जो भी कुरानी आयत या जो भी दम दुरूद इनको आया करता था वो इन्होंने पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे ये आयत पढ़ रही थी वैसे वैसे वो जो औरत थी उसकी जो स्पीड थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके ना सिर्फ कम होती चली जा रही थी, बल्कि कुछ देर के बाद वो जो औरत थी वो मज़ीद आगे बढ़ने से रुक चुकी थी। एक ख़ास पॉइंट था, उस पॉइंट पे आके वो औरत उन बच्चों के हमरा खड़ी हुई थी, और ना सिर्फ खड़ी हुई थी बल्कि इनको देख के अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। ये बताती है कि इसी दौरानिए में मुझे ऐसा लगा कि मेरी बैक साइड से कोई गाड़ी या रिक्शा आना शुरू हुआ है, और जब मैंने फ़ौरन से पलट के पीछे की तरफ देखा तो वही रिक्शे वाला जिसके साथ मैं यहाँ पे आई थी, शायद उसका जो रिक्शा है वो स्टार्ट हो चुका था और वो रिक्शा लेके मेरी तरफ ही बढ़ता चला आ रहा था। खैर, जैसे ही रिक्शे वाले को मैंने अपनी तरफ आते हुए देखा तो मेरी जान में जान आई। अब मैं रिक्शे वाले को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगी और साथ साथ इशारा करने लगी कि जितना जल्दी हो सकता है मेरे पास आओ। रिक्शे वाले को देखने के बाद जब मैंने पलट के वापस रोड की तरफ देखा तो वहाँ पे ना वो औरत मौजूद थी, ना ही उसके बच्चों का नामो निशान मौजूद था। हालांकि अब से तकरीबन 20 सेकंड पहले या 15 सेकंड पहले वो औरत सामने खड़ी हुई थी, उसके साथ उसके बच्चे मौजूद थे, और ना सिर्फ वो औरत वहाँ पे खड़ी हुई थी बल्कि इनको अजीब तरीके से देख के मुस्कुरा रही थी। ये बताती है कि अल्लाह का शुक्र है कि वो जो रिक्शे वाला था वो फ़ौरन से मेरे करीब आ गया और मैं फ़ौरन से उसके रिक्शे के अंदर बैठ गई। जब मैं उसके रिक्शे के अंदर बैठी तो एकदम से मैंने रोना शुरू कर दिया, और मुझे रोता देख के वो जो रिक्शे वाला था वो पूछने लगा कि बाजी क्या हुआ है। खैर, मैंने रोते रोते उसको कहा कि जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से रिक्शे को भगाओ। अल्लाह का शुक्र है कि अगले 5 या 7 मिनट के अंदर अंदर मैं अपने घर, अपनी सोसाइटी में पहुँच चुकी थी, और जब मैं अपने घर पहुँची तो मुझे 103, 104 बुखार हो चुका था। आज भी जब मैं उस रात को, उस वाक़ये को याद करती हूँ तो ना सिर्फ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं बल्कि मुझे डर लगने लगता है कि अल्लाह ना करे वो रिक्शे वाला, जो कि किसी फरिश्ते से कम नहीं था, अगर वो नहीं आता या उसका रिक्शा सही नहीं होता तो हो सकता है मेरी ये जो रात थी मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात होती। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप घर से निकलें या किसी भी जगह से आ रहे हों तो आप कोशिश करें पाक साफ रहें और आयतल कुर्सी पढ़ के कम से कम अपने घर से निकला करें। और ये जो इनकी बचत हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि इनको जो भी कुरानी आयत आती थी ये मुसलसल उनका जिक्र कर रही थी। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि 2007 में जब हम लोगों ने गुलशन मेमार से मलीर की एक सोसाइटी में अपना घर शिफ्ट किया था तो बज़ाहिर सब कुछ अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी जन्नत में आ चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था या जैसे जैसे हम उस घर में रहना शुरू हो चुके थे तो बहुत सारे राज थे जो हम पे अफशा होना शुरू हो चुके थे। हमें लग रहा था कि हमारा प्रमोशन हुआ है, हम एक छोटे घर से एक बड़े घर की तरफ आ चुके हैं। ये जो हमारा मलीर का घर था ये एक सोसाइटी के अंदर मौजूद था। आप इसे घर कहें या आप इसे कोठी भी कह सकते हैं। ये जो सोसाइटी थी इसके बिल्कुल अपोजिट यानी हमारे घर के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा सा कब्रिस्तान मौजूद था, और ये जो कब्रिस्तान था इसके बारे में कहा जाता था कि तकरीबन 400 या 500 साल पुराना कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान का होना मसला नहीं था, हम लोग शुरू से ही सोमो सलात के पाबंद थे,
लेकिन कब्रिस्तान के अलावा जो हमारे लेफ़्ट और राइट में बेंगलोज़ मौजूद थे या जो भी घर मौजूद थे, वो भी इत्तेफाक से खाली थे। अक्सर ऐसा होता कि जो मेरे घर वाले थे, यानी मेरे मदर फादर और मेरी 2 बहनें मुझसे पहले ही सो जाया करते थे, जबकि मेरी आदत थी कि मैं लेट नाइट तक जागा करता था। वैसे ही एक रात थी और रात के तकरीबन 11:30-12 बजे का टाइम था। सारे के सारे घर वाले सो चुके थे और मैं मुसलसल मोबाइल यूज़ कर रहा था। मोबाइल यूज़ करते करते इत्तेफाक से मेरे पास एक कॉल आ गई। ये मेरी फ्रेंड की कॉल थी और जब मैं उससे बात किया करता था तो अक्सर मैं बात करते करते छत पे आ जाया करता था। आज भी वैसे ही हुआ कि जब मैं उससे बात कर रहा था तो बात करते करते जब मैं छत पे आया तो मैंने सिगरेट जला ली। मुझे पता था कि जब मैं उससे बात करना शुरू करूंगा तो 1 से 2 घंटे तक लाजमी बात होगी। मैं उससे बातें कर रहा था और बैक टू बैक सिगरेट्स पी रहा था, और जैसे ही मैंने सिगरेट पीना ख़त्म किया तो इत्तेफाक से मैं टहलता हुआ उस तरफ आ गया जहाँ से हमारे घर के बिल्कुल सामने कब्रिस्तान नज़र आया करता था। अब मैं कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने मौजूद था और सामने जितनी भी कब्रें थीं या जितना भी एरिया था वो सारा का सारा मुझे नज़र आ रहा था। जैसे ही मैं अपनी दीवार के साथ खड़ा हुआ और मैंने कब्रिस्तान के अंदर की तरफ देखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि जो कब्रिस्तान शुरू हो रहा है उसके शुरू होते ही 2-4 बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं, और उन दरख्तों के साथ या उन दरख्तों के नीचे ऐसा लगा जैसे कोई बैठा हुआ है। अब क्योंकि कब्रिस्तान में अंधेरा था और हमारे घर में या इस तरफ रोशनी मौजूद थी, तो यही रोशनी हल्की हल्की सी कब्रिस्तान की तरफ ना सिर्फ जा रही थी बल्कि किसी हद तक कब्रें भी और कब्रिस्तान भी नज़र आ रहा था। अब जबकि मुझे ऐसा लगा कि उस दरख्त के नीचे कोई बैठा हुआ है तो मैंने उसी तरफ ही गौर करना शुरू कर दिया। जब मैंने उस दरख्त के नीचे गौर किया तो वाकई में उस दरख्त के नीचे एक औरत बैठी हुई थी। अब क्योंकि चारों तरफ अंधेरा मौजूद था और बड़ी हल्की सी रोशनी थी जो उस औरत पे भी पड़ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो औरत है इसने बज़ाहिर सफ़ेद कलर का या फिर येलो कलर का लिबास पहन रखा है। इसके साथ साथ उसने अपने बाल जो हैं वो अपने मुंह के आगे की तरफ गिराए हुए हैं, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपने सर को नीचे की तरफ झुका रखा है या फिर वो अपनी गोद की तरफ देख रही है। यह अजीब मामला था, इतनी रात में किसी औरत का कब्रिस्तान के अंदर मौजूद होना और इस तरह बाल खोल के बैठना मेरी समझ से बालातर था। खैर, अभी जबकि मैं उसकी तरफ देख ही रहा था तो देखते ही देखते वो जो औरत थी उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना जो मुंह था वो ऊपर की तरफ उठाना शुरू किया। जैसे जैसे उसने अपना मुंह ऊपर की तरफ किया वैसे वैसे वो जो बाल थे जो उसके मुंह के आगे की तरफ बढ़े हुए थे वो पीछे हटना शुरू हुए, और जैसे ही उसके बाल पीछे हटना शुरू हुए तो उन बालों के दरमियान जब मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा तो उसकी जो आंखें थीं वो लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं, और ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें नहीं हैं बल्कि 2 बल्ब हैं या 2 लाल रोशनियां हैं जो उसकी आंखों की जगह मौजूद हैं। अब उसकी आंखों को देखने के बाद मुझे एहसास हो चुका था यकीनन ये जो भी औरत है कम से कम इंसान नहीं है। बहरहाल मैं फ़ौरन से पीछे हटा और उसकी तरफ देखने के बजाय उसको इग्नोर करने की या फिर आगे पीछे किसी और तरफ देखने की कोशिश करने लगा। मेरे आहिस्ता आहिस्ता करके पसीने छूटना शुरू हो चुके थे, और मेरी जो फ्रेंड थी जो मुझसे बात कर रही थी उसको भी अंदाज़ा हो चुका था कि मेरे साथ यकीनन कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। उसने मुझसे 2-3 दफ़ा पूछा भी कि क्या हो गया, तुम बात करते करते रुक क्यों रहे हो। खैर, मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी जो बातें थीं वही करना शुरू कर दी। कुछ देर तक मैं उससे बातें करता रहा, और बातें करने के बाद बिलाखिर जब मैंने कॉल काटी तो मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता हुआ ना सिर्फ नीचे आ गया बल्कि नीचे आके मैंने लाइट्स वगैरह ऑन की और सोने की तैयारी करने लगा। मैंने लाइट्स इस वजह से ऑन की थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा खौफ महसूस हो रहा था
और मुझे डर लग रहा था कहीं वही औरत जो मुझे कब्रिस्तान के अंदर नज़र आई है वो कहीं मेरे घर में या मेरे कमरे में दाखिल ना हो जाए। अल्लाह का शुक्र कि कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई और फिर मेरी आंख लग गई। इसी तरह टाइम गुजरता रहा और अब से तकरीबन यानी इस वाक़ये के तकरीबन 7 या 8 दिन के बाद इत्तफाक से मैं वैसे ही जाग रहा था और इत्तफाक से मेरी उसी फ्रेंड की कॉल आ गई थी। अब जैसे ही मेरी उस फ्रेंड की कॉल आई तो हस्बे मामूल मैं ऊपर की तरफ भागा और सिगरेट का पैकेट लेके ऊपर जाके सिगरेट पीते हुए अपनी फ्रेंड से बात करना शुरू कर दी। वैसे ही मैं उससे आधे एक घंटे तक बात करता रहा और आज मैं जानबूझ के कब्रिस्तान की तरफ या सामने की तरफ ना जा रहा था और ना ही मैं उस तरफ देखना अफोर्ड कर सकता था। तकरीबन 1 घंटे तक मैं अपनी फ्रेंड से बात करता रहा और इसके बाद जब मैं कॉल रखने ही वाला था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे फिज़ा में किसी के सिसकियां लेने की या रोने की आवाज़ आ रही है। ये जो आवाज़ थी ये बड़ी वाज़े आवाज़ थी और बज़ाहिर लग रहा था जैसे कोई बच्ची या कोई लड़की रो रही है या सिसकियां ले रही है। ये जो आवाज़ थी ये बहुत ही करीब से आ रही थी और ऐसा ही लग रहा था कि शायद हमारे लेफ़्ट या राइट साइड पे किसी बंगले से या किसी करीबी घर से ये आवाज़ आ रही है। अब रात के इस पहर में किसी औरत का रोना या सिसकियां लेना, बहुत सारे ख्यालात थे जो मेरे जहन में ना सिर्फ चल रहे थे बल्कि मुसलसल मुझे परेशान कर रहे थे। बज़ाहिर लग रहा था कि अल्लाह ना करे किसी की डेथ ना हो गई हो या किसी की तबीयत ख़राब ना हो गई हो, क्योंकि आम तौर पे इस तरह की वजूहात की बिना पे औरतें सिसकियां लिया करती हैं या फिर रोया करती हैं। तकरीबन 5 मिनट तक मुसलसल कभी मुझे लेफ़्ट साइड से आवाज़ आती, कभी ऐसा लगता कि राइट साइड से आवाज़ आ रही है और कभी ऐसा लगता कि जहाँ पे कब्रिस्तान है उस तरफ जो दीवार है उधर कोई रो रहा है। मैं मुसलसल इन आवाज़ों को नज़रअंदाज कर रहा था और मैं जानबूझ के इन आवाज़ों पे या इन सिसकियों पे ना कान धरना चाहता था और ना ही मैं जानना चाहता था कि आखिर ये कौन है जो रो रहा है। इसी तरह कुछ टाइम मज़ीद गुजरा और जैसे ही मैंने अपनी फ्रेंड को अल्लाह हाफिज़ कहा तो अब मुझे लगा कि जैसे जो हमारी छत है वहाँ पे एक पानी की टंकी बनी हुई है, उस टंकी के करीब कोई मौजूद है या उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। अब पहला इंप्रेशन यही आया जैसे शायद कोई चोर हो या कोई यहाँ पे दाखिल होने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन इससे पहले कि मैं उस तरफ बढ़ता, बाकायदा दोबारा से किसी औरत के रोने की या सिसकियाँ लेने की आवाज़ आने लगी और अब जो ये आवाज़ आ रही थी ये बाकायदा पानी की टंकी के पीछे की तरफ से आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि पानी की टंकी के पीछे कोई खड़ा हुआ है और यकीनन ये वही लड़की या वही औरत है जो सिसकियां ले रही है। जैसे ही मैं पानी की टंकी की तरफ बढ़ा और मैंने सोचा कि मैं जाके देखता हूँ तो ऐसा लगा जैसे वो जो औरत है वो एकदम से पीछे हटी है, जैसे कि वो नहीं चाहती मैं उसकी तरफ आऊँ या वो मेरा सामना करे। बहरहाल जैसे ही मैं उस तरफ बढ़ा और मैंने फ़ौरन से पानी की टंकी के पीछे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि पानी की टंकी के बिल्कुल बराबर में दीवार के साथ एक औरत बैठी हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे वो टेक लगा के बैठी हुई है। वैसे ही उसने वाइट कलर का लिबास पहन रखा है और उसके जो भी बाल हैं वो उसके मुंह के आगे गिरे हुए हैं। इतनी रात में हमारी छत के ऊपर पानी की टंकी के पीछे की तरफ किसी औरत का वहाँ पे बैठना और सिसकियाँ लेना ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। इससे पहले कि मैं कोई एक्शन लेता या उसको कुछ कहता तो एकदम से वो जो औरत थी उसने वैसे ही अपना चेहरा ऊपर की तरफ किया और जैसे ही उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ किया तो उसके जो बाल थे वो दोबारा से वैसे ही पीछे हटे और जैसे ही उसके बाल पीछे की तरफ हटे तो मैंने देखा कि उस औरत का जो चेहरा है वो बड़ा झलसा हुआ या जला हुआ चेहरा है और उसकी जो आंखें हैं वो लाल शोलों की तरह या लाल अंगारों की तरह चमक रही हैं। एक लम्हे के लिए मुझे वैसे ही लगा कि शायद ये वही औरत है या वही चुड़ैल है जो अभी कुछ दिनों पहले मुझे उस कब्रिस्तान में उस दरख्त के नीचे बैठी हुई
नज़र आई थी। जैसे ही मेरी नज़र उसकी खौफनाक शक्ल पे या उसकी भयानक आंखों पे पड़ी तो फ़ौरन से मैं वापस पलटा और जो भी कुरानी आयत मुझे आती थी वो पढ़ता हुआ जैसे तैसे भागता हुआ नीचे आ गया। जब मैं नीचे आया तो मेरे पसीने छूट रहे थे। ऐसा लग रहा था मेरी जान निकलने वाली है और मुझ पे इस कदर शदीद खौफ तारी था कि मुसलसल न सिर्फ मेरी सांस फूली हुई थी बल्कि ऐसा लग रहा था मेरा जो दिल है या जो मेरा कलेजा है वो मेरे मुंह को आ गया है। मैं फ़ौरन से अपने फादर के रूम में गया और उनको उठाने की कोशिश करने लगा। बहरहाल कुछ देर की कोशिश के बाद जब वो उठे तो मैंने उनको सारा का सारा वाक़या बताया और ये सुनने के बाद जो मेरे फादर थे वो भी शौक में चले गए थे। खैर वो आयतल कुर्सी पढ़ते हुए जैसे तैसे छत पे अकेले आए और जब उन्होंने छत पे आके देखा तो वहाँ पे ना वो औरत मौजूद थी और ना ही उस औरत का नामो निशान मौजूद था। इसी तरह टाइम गुजरता रहा और उसके तकरीबन 2 या 3 साल के बाद जो मेरी बहन थी उसकी शादी थी। तो अब जो भी हमारे करीब जवार के लोग थे वो हमारे घर में रुकने आए हुए थे और जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था तो हमारे घर में जो मेहमान थे उनमें इजाफा होता चला जा रहा था। अब जो हमारी एज के कज़न थे तो अक्सर हम लोग उनके साथ लेट नाइट तक छत पे बैठते, गली में बैठ जाते या ख़ास तौर पे जो हमारा गार्डन था वहाँ पे बैठ के बातें किया करते थे। तो वैसे ही हम लोग एक रात बैठे हुए थे और रात के तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम था कि मेरा जो एक कज़न है वो वहाँ से उठा और उसका कोई फ़ोन आया तो वो छत की तरफ बातें करने के लिए चला गया। अब जैसे ही वो स्टेयर से होता हुआ छत की तरफ गया तो बताते हैं कि जब उसकी नज़र बराबर वाले घर में या बराबर वाले बंगलो पे पड़ी जो कि मुसलसल सालों से खाली था तो उसने देखा कि बराबर वाले घर की जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों के ऊपर 4-5 बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ खेल रहे हैं। अब इसने इतना ध्यान नहीं दिया, इसको लगा शायद कोई फैमिली होगी या कोई चौकीदार वगैरह होगा, उसके बच्चे होंगे। लेकिन फ़ोन पे बात करते करते ये बताते हैं कि जब मैंने दूसरी या तीसरी बार उस तरफ देखा तो मैंने देखा कि ये सारे के सारे जो बच्चे हैं ये आँख से खेल रहे हैं, यानी इनके करीब बहुत सारे शोले पड़े हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे उन शोलों से आग निकल रही है। ये बच्चे ज़मीन पे से वो शोले उठाते हैं, उनको हवा में उछालते हैं और हवा में उछालने के बाद दोबारा से पकड़ के नीचे फेंक देते हैं। किसी भी बच्चे का आग में हाथ डालना या शोलों को हाथ लगाना या आग के करीब जाना नामुमकिन हुआ करता है। ये जो बच्चे थे बज़ाहिर ये 10 या 11 साल के बच्चे थे और ये सारे के सारे बच्चे आग से या शोलों से इस तरह खेल रहे थे जैसे कि वो आग नहीं हो बल्कि कोई बॉल हो। अब कुछ देर तक मेरा जो कज़न था वो इन सब चीज़ों को देखता रहा और जब उसको लगने लगा कि जो मामला है ये ठीक मामला नहीं लग रहा और इस वक्त मज़ीद छत पे रुकना या ख़ास तौर पे उन बच्चों की तरफ देखना ठीक नहीं है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बातें करते करते सीढ़ियों से बाहर की तरफ आ गया। अब जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरा और वापस हमारी तरफ आया तो उसके चेहरे पे बेतहाशा खौफ मौजूद था और मुसलसल उसके चेहरे से पसीने टपक रहे थे। हालांकि मैंने सबके सामने उससे पूछा भी कि क्या हुआ है तो उसने कहा कि बाद में बताऊंगा। और जब सारे कज़न्स आगे पीछे हुए और मेरी उससे 1-to-1 मुलाकात हुई तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, अभी मैं छत में गया था, बराबर वाले बंगले में बहुत सारे बच्चे मौजूद थे। अब जब मैंने उससे वाक़या सुना तो मुझे यकीन हो चला कि वाकई में ना सिर्फ सामने के हिस्से में यानी कि ना सिर्फ कब्रिस्तान वाले हिस्से में बल्कि हमारे लेफ़्ट और राइट पे जो बेंगलोज़ मौजूद हैं वहाँ पे भी असरात मौजूद हैं। इसी तरह ये बताते हैं कि इनकी एक खाला थी जिनका 2018 में या 19 में इंतकाल हो गया था। इनकी एक खाला नॉर्थ नाज़िमाबाद के एक प्रोजेक्ट में यानी जहाँ पे अपार्टमेंट्स बने हुए थे उसके 3rd फ्लोर पे रहा करती थीं। ये जो प्रोजेक्ट था ये बड़ा ही लग्जरियस प्रोजेक्ट था और यहाँ पे प्रॉपर्टी की कीमत या किराया बहुत ज़्यादा हुआ करता था।
ये बताते हैं कि इनकी खाला के जो बिल्कुल बराबर वाला प्रोजेक्ट था या उसके बराबर में जो फ्लैट मौजूद थे, उन फ्लैट्स के बारे में बहुत सारे किस्से थे, बहुत सारी कहानियाँ थीं जो मशहूर थीं। अक्सर लोग उस प्रोजेक्ट के बारे में या उन अपार्टमेंट्स के बारे में बहुत सारी बातें किया करते थे, लेकिन जो मेरी खाला थी वो उसको नज़रअंदाज किया करती थी। खैर, इसी तरह टाइम गुजरता रहा और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो खाला हैं वो खालू के साथ कहीं गई हुई थी या किसी डिनर पे गई हुई थी। तो जब वो वापस आई तो रात के तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम हो रहा था। अब जैसे ही खाला गाड़ी से बाहर निकली और खालू गाड़ी पार्क करने के लिए पार्किंग की तरफ गए, तो मेरी खाला की जो नज़र है जो बराबर वाले फ्लैट्स हैं या जो बराबर में प्रोजेक्ट है उसकी छत के ऊपर पड़ी। खाला ने देखा कि उसकी छत के ऊपर एक लड़की जो कि तकरीबन 17 या 18 साल की लग रही है वो ऊपर खड़ी हुई है, और ना सिर्फ वो ऊपर खड़ी हुई है बल्कि अजीब से तरीके से खाला को देख रही है। अब खाला को लगा कि शायद इसी फ्लैट्स में यानी अपार्टमेंट्स में वो रहा करती होगी और किसी भी वजह से वो छत पे चली गई होगी। खैर, अभी खाला उसकी तरफ देख ही रही थी कि खाला के सामने सामने वो जो लड़की थी उसने अपने मुंह से बहुत ही अजीब सी आवाज़ें निकालना शुरू की। अब जैसे ही उसने अपने मुंह से आवाज़ें निकालना शुरू की तो खाला की कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन पागल लड़की है जो इतनी रात में ना सिर्फ छत पे खड़ी हुई है बल्कि अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है। खैर, खाला ने उसको इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि ये जो बराबर वाला प्रोजेक्ट था इसमें सिर्फ ग्राउंड+4 अपार्टमेंट्स मौजूद थे, इसीलिए वो लड़की जो भी आवाज़ें निकाल रही थी वो बड़ी वाज़े और क्लियरली सुनाई दे रही थी। अब जैसे ही खालू गाड़ी पार्क करने के बाद वापस आए तो खाला ने खालू से कहा कि आप ज़रा देखें कैसी पागल लड़की है जो इतनी रात में छत पे खड़ी हुई है और मेरी तरफ देख के अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है। अब जैसे ही खालू ने ऊपर की तरफ देखा तो वहाँ पे न कोई लड़की मौजूद थी और ना ही किसी भी किस्म की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। बहरहाल, खालू ने जो बराबर में गार्ड बैठा हुआ था उस गार्ड के पास जाके उससे पूछा कि यार ये कौन पागल लड़की है जो इतनी रात में तुम्हारे प्रोजेक्ट की छत पे खड़ी हुई है, और ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि अपने मुंह से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है। ये सुनने के बाद वो जो गार्ड था वो कहने लगा कि साहब आप इसको रहने दें, इसके बारे में मज़ीद ना जाने। खैर, खालू ने जब उससे कहा कि तुम किस तरह की बातें कर रहे हो तो कहने लगा कि जो लड़की आपकी मिसेज ने देखी है वो कोई लड़की नहीं है। उसके बारे में कहा जाता है कि जैसे वो चुड़ैल है या फिर कोई बदरू है जो अक्सर छत पे लोगों को नजर आया करती है। और ये आपकी बीवी पहली औरत नहीं है जिन्होंने इस लड़की को या इस बदरू को देखा है, बल्कि इस अपार्टमेंट में बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, ख़ासतौर पे बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने अक्सर रात के औकात में उसको छत पे टहलते हुए देखा है। ये सुनने के बाद जो मेरे खालू थे उन्होंने खाला को बताया कि उस बात को नज़रअंदाज करो और जो भी तुम्हें कुरानी आयत आती हैं वो पढ़ के घर की तरफ चलो। उसके बाद से जब भी ये लोग लेट आया करते थे तो ये जानबूझ के कोशिश करते थे कि उस प्रोजेक्ट की तरफ या उसकी छत की तरफ ना देखें।